हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात करेंगे 15 मार्च के एडिटोरियल की। टाइटल आपको दिया है अ फ्रेजाइल मोमेंटम। ये एडिटोरियल आपको मिलेगा कल मींस 14 मार्च के न्यूज़पेपर में। फ्रेजाइल मोमेंटम से क्या मतलब है, देखिए पहले ये समझते हैं। सबसे पहली बात तो जब भी आप आर्टिकल देखते हो, आर्टिकल मतलब AN द देखते हो, और उसके बाद में आप देखते हैं कि दो शब्द दे रखे हैं आपको, जैसे यहाँ पे एक फ्रेजाइल वर्ड है और एक मोमेंटम शब्द है, तो आप मान लीजिए कि इसमें जो पहला शब्द होगा मीन्स आर्टिकल के ठीक बाद वाला शब्द होगा वो होता है एडजेक्टिव, और उसके बाद वाला जो शब्द होता है वो होता है नाउन। ठीक है। अच्छा, मोमेंटम जो है ना वो गति को बोलते हैं। यहाँ पे इसका मतलब प्रोग्रेस मान लीजिए, डेवलपमेंट मान लीजिए। जिस गति से प्रोग्रेस होती है, जिस गति से डेवलपमेंट होता है, उसको बोलते हैं मोमेंटम। फ्रेजाइल जो शब्द है इसका मतलब है वीक, या फ्रेल कह सकते हो, फीबल कह सकते हो, कमजोर। ठीक है, वीक कह सकते हो, फीबल कह सकते हो, फ्रेल कह सकते हो, ये कमजोर के लिए यूज करते हैं। तो प्रोग्रेस की गति कैसी है, डेवलपमेंट की गति कैसी है, बहुत ही कमजोर है, ये तो हुआ टाइटल का मतलब। आप समझ ही गए होंगे कि आज का जो इसमें जो डिस्कस हम कर रहे हैं ये इकोनॉमी बेस्ड एडिटोरियल है। हालांकि एक और सेशन इसमें था ऑस्कर संबंधित, लेकिन ये वाले जो सेशंस होते हैं ना एडिटोरियल जो इकोनॉमी बेस्ड होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पर टर्मिनोलॉजी ज़्यादा अच्छी आपको मतलब डेवलप करने में, आपको इंग्लिश लैंग्वेज डेवलप करने में हेल्प करेगी, और काफ़ी अच्छे वर्ड्स आप यहाँ पे सीखते हैं। तो आइए विस्तार से स्टार्ट करते हैं इस एडिटोरियल को। ऑन द फेस ऑफ इट, अब लीजिए पहला ही जो ये दे रखा है ये फ्रेज है। अब जब मैंने इसको कहा है फ्रेज है, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि ऑन द फेस ऑफ इट 1 2 3 4 5 शब्द हैं, और जब शब्दों का समूह होता है वो कहलाता है फ्रेज। ठीक है। तो ऑन द फेस ऑफ इट का मतलब होता है ऑस्टेंसिबली या एपरेंटली। क्या मतलब है? एपरेंटली कह सकते हो, ऑस्टेंसिबली कह सकते हो। मतलब हिंदी में क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ ऊपरी तौर पर। तो ऊपर ऊपर से अगर आप देखोगे तो 5.2% अपटिक। अपटिक क्या होता है? अपटिक का मतलब होता है इंक्रीज। ये एक स्मॉल इंक्रीज कह सकते हो आप, थोड़ी बहुत जो बढ़ोतरी होती है उसको हम बोलते हैं क्या? अपटिक। तो कह रहा है कि भाई ऊपरी तौर पर अगर देखें तो 5.2% की बढ़ोतरी। ये बढ़ोतरी हुई किस में है? भारत के IIP के अंदर। IIP की फुल फॉर्म क्या है? इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। क्या काम करती है? नाम से ही स्पष्ट है, इंडेक्स है मतलब सूचकांक है, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की इंडेक्स है, इसका मतलब औद्योगिक उत्पादन कितना हुआ है ये बताती है। तो जो बढ़ोतरी हुई है 5.2% की IIP में, कब की बात है? इस जनवरी में हुई है। अब इस अपटिक की वर्ब है वो इज है। जितने भी आपको ये येलो कलर में दिख रहे हैं और अंडरलाइन पार्ट दिख रहे हैं ना, वो सारे के सारे क्या हैं? सब्जेक्ट। तो ये अपटिक जो है वो क्या है? एक गुड न्यू ईयर टाइडिंग है। गुड अच्छी, न्यू ईयर मतलब नए साल की, टाइडिंग का मतलब होता है न्यूज़। टाइडिंग्स वैसे जनरली इसको प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ किया जाता है, पता नहीं क्यों इसने सिंगुलर फॉर्म में इसको यूज़ किया है, बाकी इसको प्लूरल फॉर्म में ही रखते हैं जनरली। तो न्यूज़ यहाँ पे यूज़ किया जाएगा, इसका मतलब है न्यूज़। तो ये एक अच्छी नए साल का समाचार है। किसके लिए? फॉर अ मैट्रिक। मैट्रिक क्या होता है? मापने का तरीका होता है। कोई भी जो चीज़ आप मापन करने के लिए, मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं उसको बोलता है मैट्रिक। किसके लिए? एक मैट्रिक के लिए। कौन सी मैट्रिक? तो दैट यहाँ पे इस मैट्रिक के लिए है। वो मैट्रिक जो कि हैड सीन 2 मंथ्स, इसने 2 महीने देखे थे। 2 महीने किसके? कॉन्ट्रैक्शन के। कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? श्रिंकेज होता है, मतलब संकुचन या गिरावट, ये सब कह सकते हो। इन द प्रीवियस 5 मंथ्स, पिछले 5 महीनों में। समझ रहे हो? तो यहां तक हमने एक सेंटेंस पूरा कर लिया है, और इस सेंटेंस में काम की बातें भी काफ़ी सारी आ गई हैं। एक अपटिक वर्ड आ गया, एक ऑन द फेस ऑफ इट फ्रेज आ गई, एक टाइडिंग वर्ड आ गया, एक कॉन्ट्रैक्शन शब्द आ गया। तो 4 तो आपने वोकैब के दृष्टिकोण से चीज़ें सीख ली। क्या कह रहा है कि ऊपरी तौर पर अगर देखें तो 5.2% जो बढ़ोतरी हुई है IIP में इस जनवरी के अंदर, ये नए साल का एक अच्छा समाचार है। किसके लिए? उस मैट्रिक के लिए, उस मेजरमेंट यूनिट के लिए जिसने कि पिछले 5 महीनों में 2 महीने संकुचन के देखे थे, है ना, श्रिंकेज देखा था, कॉन्ट्रैक्शन देखा था। आगे कह रहा है कि विद द ग्रोस वैल्यू एडेड। अब जब ये शब्द आपको समझ में आ जाए कि GVA क्या है तो ज़्यादा कुछ समझ में आएगा, अदरवाइज तो ट्रांसलेशन तो खैर हो ही सकता है यहाँ पे। GVA जिसको फुल फॉर्म करोगे तो ग्रोस वैल्यू एडेड है। ये बहुत ही सिंपल सा एक प्रैक्टिकल तरीके से इसको समझो कि आप कोई एक फाइनल आउटपुट, एक अंतिम एक प्रोडक्ट बनाकर तैयार करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई चेयर बनाई। अब चेयर बनाने के लिए क्या क्या चाहिए?
आपको लकड़ी की आवश्यकता पड़ेगी, मान लो वुडन चेयर है, लकड़ी की आपको आवश्यकता पड़ेगी, हो सकता है कि वहाँ फेविकोल की आपको आवश्यकता पड़े, जहाँ व्यक्ति काम कर रहा है वहाँ पे बिजली की आवश्यकता पड़ेगी, वो लोग पानी भी पिएंगे तो पानी की आवश्यकता पड़ेगी, स्क्रू की आवश्यकता पड़ेगी। तो जो भी उसको बनाने के लिए आपको सामग्री चाहिए थी, उसका पैसा निकालने के बाद जो एक अंतिम एक प्रोडक्ट की प्राइस निकलती है उसको बोलते हैं क्या, ग्रॉस वैल्यू एडेड। ठीक है, तो ग्रॉस वैल्यू एडेड इन द इकोनॉमी बाय द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर श्रिंकिंग 3.6% जुलाई टू सितंबर 2022 एंड 1.1% इन द अक्टूबर टू दिसंबर 2022 क्वार्टर्स, वन वुड होप दैट द फाइनल क्वार्टर ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर बक्स दिस ट्रेंड। तो कह रहा है कि भाई इस चीज के साथ कि जीवीए जो है अर्थव्यवस्था में बाय द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, अब इसमें देखो कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो निर्माण क्षेत्र है, उसके कारण जीवीए में संकुचन हुआ है, कितना 3.6% का। कब की बात है, जुलाई से सितंबर की बात है, ठीक है, 2022 वाला। और 1.1% की गिरावट आई है कब, अक्टूबर से दिसंबर वाले क्वार्टर के अंदर। क्वार्टर्स मतलब तिमाही, आपको पता ही है कि एक वित्त वर्ष होता है, वित्त वर्ष में 4 तिमाही होती है, स्टार्ट अप्रैल से होता है, अप्रैल मई जून होता है, फिर जुलाई अगस्त सितंबर होता है, तो जुलाई से सितंबर तक का क्वार्टर हो गया, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाला क्वार्टर हो गया। ठीक है, तो इसको देखते हुए वन वुड होप, अब वन इसलिए लिया क्योंकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी मान लो कोई भी व्यक्ति जो है वो ऐसी आशा करेगा, वुड होप मतलब ऐसा आशा करेगा। वुड क्यों लगाया, क्योंकि ये एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है, ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है। तो किसी व्यक्ति को ऐसी आशा हो जाएगी कि अंतिम क्वार्टर जो है, अंतिम क्वार्टर कौन सा होता है, जनवरी फरवरी मार्च, भी पता लग ही गया कि देखो जीवीए जो है वो संकुचित हुआ है, श्रिंक हुआ है, किस कारण से, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के कारण, इसमें भी तो लगेगा कि भाई नीचे वाले गड़बड़, मतलब आगे भी गड़बड़ हो जाएगा। तो यहां पे आशा क्या करेगा कि भाई 2 बार तो आपने यहां पे संकुचन दिखा दिया, 2 बार तो यहां पे चीजें क्या कह रहे हैं कि डिटीरियोरेट हो रही हैं, वर्सन हो रही हैं, तो क्यों नहीं अंतिम क्वार्टर के अंदर जो है इस वित्त वर्ष के वो इस ट्रेंड को तोड़ दे। बक द ट्रेंड क्या होता है, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है ऑपोजिट कोई चीज होना। जैसे अभी तक तो क्या है, श्रिंकेज देखने को मिला, तो अब की बार आशा लगा के बैठा है, और व्यक्ति कोई आशा लगा के बैठता है, होप करता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो एक पॉजिटिव आउटकम की आशा है। भी कोई व्यक्ति होप करता है, इसका मतलब कुछ ना कुछ पॉजिटिव सोच रखा होता है उसने, तो यहाँ पॉजिटिव सोच रखा है कि ये अब जो अंतिम क्वार्टर होगा जनवरी फरवरी मार्च, उससे जीवीए में क्या है, उछाल आएगा। जो श्रिंकेज देखने को मिल रहा था लगातार 2 क्वार्टर्स में, वो देखने को नहीं मिलेगा, ये इस ट्रेंड को तोड़ेगा, ये इस ट्रेंड के विपरीत जाएगा। तो बक द ट्रेंड का मतलब क्या है, बक द ट्रेंड का मतलब है कोई भी जो एक प्रवृत्ति चल रही है, एक जो एक दौर चल रहा है, उस दौर के विपरीत कुछ होने वाला है, उससे उल्टा कुछ होने वाला है। समझ गए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब देखो आगे क्या कह रहा है, टू दैट एंड। अब ये देखो अंग्रेजी समझने के लिए मैं बता दूं आपको कि कुछ चीज़ें जो आप सीखते हो, जो कुछ भी आपने सीखा है, चाहे फ्रेज सीखी हो, चाहे सिनोनिम सीखा हो, या कोई भी एंटोनिम सीखा हो, वन वर्ड सीखा हो, इडियम्स एंड फ्रेज, मतलब वोकैबुलरी की बात मैं कर रहा हूँ, उसको आप डेली लाइफ में यूज़ करो बार बार में, तब जाके वो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी और आप उसको यूज़ करना भी सीखेंगे, किस कॉन्टेक्स्ट में उसको यूज़ किया जाता है। ये जो एंड है, जैसे मैं कहूँ मेरे एंड से, अगर मैं कहूँ तो मेरे एंड से का मतलब मेरी तरफ से, मैं कहूँ मेरे साइड से अगर बात करूँ तो एंड का मतलब यहाँ साइड होता है। तो ये क्या कह रहा है, टू दैट एंड। अगर इस साइड की बात करें, किस साइड की, वही जीवीए वाली बात चल रही थी। तो जनवरीज फैक्ट्री आउटपुट नंबर्स, तो जनवरी के अंदर जो फैक्ट्री आउटपुट, जो देखो इकोनॉमी वाले एडिटोरियल के अंदर जहां भी आउटपुट आता है ना, तो आउटपुट का मतलब मान लीजिए, आउटपुट का मतलब होता है प्रोडक्शन, उत्पादन। ठीक है, तो कह रहा है कि इस एंड पे अगर बात करें तो जनवरी का जो फैक्ट्री आउटपुट नंबर्स है, जो आंकड़े हैं उत्पादन वाले, ऑफर मॉडरेट, वो ऑफर करते हैं। मॉडरेट का मतलब होता है बैलेंस, संतुलित, ना ज्यादा ना कम। ऑल्दो नॉट नेसेसरीली एडिक्वेट, यद्यपि आवश्यक रूप से पर्याप्त नहीं है। एडिक्वेट क्या होता है, एडिक्वेट का मतलब होता है एनफ, तो ये जरूरी नहीं है पर्याप्त है। एनकरेजमेंट का मतलब प्रोत्साहन। तो मैं थोड़ा सा इसको आसान भाषा में बताऊं तो ये कह रहा चाह रहा है कि इस एंड पे अगर बात करें तो जनवरी के अंदर, मतलब कौन सा एंड, कि कोई भी व्यक्ति आशा करेगा कि जनवरी फरवरी मार्च जो अंतिम क्वार्टर है वित्त वर्ष का, उसमें ये जीवीए के अंदर जो श्रिंकेज आ रहा था वो श्रिंकेज नहीं रहेगा, वो संकुचन नहीं रहेगा। तो इस एंड पे अगर बात करें, इस साइड की अगर बात करें, इस बिंदु पर अगर बात करें, तो जनवरी का जो फैक्ट्री आउटपुट नंबर्स है, जनवरी के अंदर जो कारखानों से जो भी चीज़ें निकल कर आई हैं, उसके जो आंकड़े हैं, वो यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं मॉडरेट एनकरेजमेंट, मतलब प्रोत्साहन दे रहे हैं। प्रोत्साहन ज़्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं है, मॉडरेट सा है। ठीक है,
अब बीच में इसने कहा कि यद्यपि ऐसा नहीं है कि पर्याप्त एक प्रोत्साहन है, ऐसा नहीं कि ऐसा जनवरी में ठीक हो गया तो फरवरी में भी अच्छा ही होगा, मार्च में, लेकिन ठीक है, कुछ हद तक आप जो सोच के बैठे हो वो हो रहा है। 4-1 मतलब किसी के लिए भी द राइज इज ऑलमोस्ट ट्वाइस द इंसिपिड 2.6% ग्रोथ एवरेज इन द प्रीवियस क्वार्टर। किसी भी व्यक्ति के लिए, अब जब 1 लगाते हो मतलब कोई भी अनजान व्यक्ति है, इंडेफिनिट की बात आप कर रहे हो, तो फॉर 1 द राइज इज ऑलमोस्ट ट्वाइस, तो जो राइज है, जो ये बढ़ोतरी हुई है ना, इज ऑलमोस्ट ट्वाइस, ये लगभग दोगुनी है किससे, इनसिपिड 2.6% ग्रोथ। इनसिपिड का वैसे तो नीरस होता है ना, लेकिन यहां इनसिपिड का जो मतलब है वो वीक है, कमजोर है। तो जो कमजोर सी ग्रोथ दिखी है 2.6% की, एवरेज्ड जो औसतन दिखी थी पिछले 2 क्वार्टर के अंदर, एंड मार्क्स 4.7% इंप्रूवमेंट फ्रॉम आउटपुट लेवल्स इन दिसंबर 2022। और दिसंबर 2022 का अगर आउटपुट लेवल देखोगे, प्रोडक्शन का लेवल देखोगे, तो उससे इंप्रूवमेंट दिखा है 4.7%। फिर समझ लो किसी व्यक्ति के लिए जो यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है जनवरी के अंदर, वो कितनी है, लगभग 2 गुना है। किससे, 2.6% की हल्की फुल्की बढ़ोतरी दिख रही थी पिछले 2 क्वार्टर में, अब उससे लगभग दुगनी हुई है। 2.6% की जगह पे 4.7% का इंप्रूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है दिसंबर 2022 के जो आउटपुट लेवल्स हैं उससे अगर देखें तो, समझ गए। अब यहाँ एक काम की बात, राइज दे रखा है आपको, राइज यहाँ पे नाउन है, और ये छोटी छोटी बातें मैं बताता रहता हूँ एडिटोरियल पढ़ाने के दौरान, आपको नोट भी कर लेनी चाहिए, और एक बार सीखने के बाद भूलना भी नहीं है, आपको इतनी बार रिवाइज कर लेना है कि भूलो ही नहीं। राइज जो है वो यहाँ पे नाउन इसलिए है क्योंकि दे लगा रखा है, और डिटर्मिनर के बाद जो शब्द आता है वो नाउन होता है, ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। फिर कह रहा है डबल डिजिट ग्रोथ। अब डबल डिजिट का मतलब दहाई के आंकड़ों में, मतलब 10, भाई 1 से 9 तक तो सिंगल डिजिट हो गया, 10 से लेकर उससे आगे कह रहा है डबल डिजिट ग्रोथ। डबल डिजिट ग्रोथ किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में और कैपिटल गुड्स। ये क्या होता है कैपिटल गुड्स? कैपिटल गुड्स का मतलब होता है कोई भी सामान बनाने के लिए जिस सामान का आप इस्तेमाल करते हो उसे बोलते हैं हम कैपिटल गुड्स, ठीक है। तो कह रहा है डबल डिजिट ग्रोथ किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में और कैपिटल गुड्स में। इसने क्या किया, इसने लिफ्ट किया। लिफ्ट का मतलब है बढ़ाना। आपने एक अदनान सामी का गाना सुना होगा, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे। लिफ्ट कराने का मतलब है मेरा लेवल थोड़ा सा ऊपर उठा दो, है ना। तो यहाँ पे लिफ्ट का मतलब क्या है, राइज होना, थोड़ा सा बढ़ोतरी होना। तो डबल डिजिट ग्रोथ जो है इलेक्ट्रिसिटी में और कैपिटल गुड्स में, उसने आईआईपी को, ये जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाला जो एक इंडेक्स है ना, इसको इसने लिफ्ट कर दिया। एडेड बाई, एड का मतलब क्या होता है, हेल्प करना, और इसके साथ इसमें असिस्टेंस था। इसको सहायता किसकी मिल रही थी, 9.6% राइज देखने को मिला था प्राइमरी गुड्स में, और 8% ओड राइज। ओड का मतलब होता है वैसे तो विषम। विषम का मतलब है कि आप ऐसे मान के चलो कि ऐसा आपको लग नहीं रहा था, अनएक्सपेक्टेड हो गया, ऐसा मान लीजिए। तो 9.6% का सहारा तो मिल गया प्राइमरी गुड, जो प्राथमिक वस्तुएं शामिल होती हैं किसी भी चीज़ें के उत्पादन में वो, और 8% का यहाँ पे सहारा लग गया किसमें, माइनिंग। माइनिग मतलब खान होती है, और इंफ्रास्ट्रक्चर गुड्स के माध्यम से। 3 month लो फॉर बोथ। और कह रहा है कि 3 महीने का निम्नतम स्तर था दोनों ही जगह पे, एक तो क्या प्राइमरी गुड्स वाला और माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर वाला। 3 महीने तक तो यहाँ पे लो चल रहा था, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ी बढ़ोतरी हुई, और इससे यहाँ असिस्टेंस मिलकर आईआईपी जो है वो दहाई के आंकड़े में चला गया। इसकी वृद्धि जो रेट है वो डबल डिजिट में चली गई। अब कह रहा है मैन्युफैक्चरिंग रोज 3.7%। मैन्युफैक्चरिंग जो है बढ़ गई, कितनी, 3.7%, विच इज स्लाइटली बेटर। और विच आ रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन होता है, अपने से पहले वाले शब्द से संबंध बताता है। तो जो कि कौन सी 3.7% जो है वो स्लाइटली बेटर है। स्लाइटली मतलब थोड़ा बहुत मानो, लाइटली मानो, हल्का फुल्का मानो, ज़्यादा अच्छा है। किससे, दिसंबर के 3.1% बढ़ोतरी से। लेकिन 23 जो ट्रैक मतलब इसको ट्रैक किया है, जिसके बारे में पता आपने लगाया है, सब सेक्टर्स जो हैं उसमें जो कॉन्ट्रैक्शंस रिकॉर्ड किए गए थे इन आउटपुट। कॉन्ट्रैक्शन का संकुचन होता है, रिकॉर्ड का दर्ज करना है, आउटपुट का प्रोडक्शन है। तो कह रहा 23 जो ट्रैक्ड सब सेक्टर्स थे, मतलब जिन सेक्टर्स पर आपने अध्ययन किया है, ट्रैक जिनको किया है, उनमें संकुचन देखने को मिला था प्रोडक्शन में। उन 23 में से 10, और कह रहा है 5 कौन से, दोज स्लिप्ड मोर देन 10%, जो कि
जिनमें स्लिप हुआ मतलब फिसल गया, नीचे चला गया, डिक्रीज हो गया। 10% से ज़्यादा जिसमें गिरावट आई थी उनमें से 5। ठीक है, तो कह रहा है फ्रॉम जुलाई 2022 लेवल्स। तो क्या कहना चाह रहा है कि रिपीट कर देता हूँ, मैंने अब थोड़े आंकड़ों का खेल है, यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं बताया, केवल फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात है। मैन्युफैक्चरिंग की वर्ब रोज है, मैन्युफैक्चरिंग में इतनी बढ़ोतरी हुई। विच है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, इस 3.7% का ये आ रहा है, इसकी वर्ब है इज, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है। बेटर डिग्री कंपैरेटिव है तो देन का प्रयोग है, किससे? दिसंबर के 3.1% इंक्रीज से। फिर कह रहा है 23 जिन सब सेक्टर्स को सब सेक्टर्स जो थे ना, जो ट्रैक्ड सब सेक्टर्स थे जिसमें आपने देखा, इनको ट्रैक किया, उनमें से 10 में संकुचन दर्ज हुआ, ये 10 की वर्ब है। और कह रहा है कि 5 जो उनमें से 5 जो हैं वो स्लिप हो गए, वो फिसल गए 10% से ज़्यादा। किस में? ये तुलना कहाँ से है? जनवरी 2022 के लेवल से अगर तुलना करें तो इस बार ऐसा देखने को मिला। एक और काम की यहाँ पे चीज़ है, रोज। रोज क्या है? राइज की सेकंड फॉर्म है। राइज, रोज और रीजन, ऐसे करके ये 3 फॉर्म बनती हैं। ठीक है, और ये इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब इसके बाद में हम ऑब्जेक्ट नहीं लेते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। फिर कह रहा है टेक्सटाइल फैक्ट्रीज, जहां टेक्सटाइल नाम आ जाए वहां पे कपड़ों से मतलब है, ध्यान रखिए। टेक्सटाइल का मतलब वस्त्र उद्योगों की बात है। पेयर का मतलब है रिड्यूस करना, तो ये लिख देता हूं यहाँ पे। पेयर जो शब्द है इसका मतलब है रिड्यूस करना, कम करना, कट ऑफ करना। तो टेक्सटाइल फैक्ट्रीज ने क्या किया? प्रोडक्शन को कम कर दिया। कितना? 11% से ज़्यादा तक। बाई यहाँ पे लेवल बताने के लिए आ रहा, तक है ना, 11% तक फैक्ट्रीज ने प्रोडक्शन को कम कर दिया। वुड प्रोडक्ट्स फेल, जो लकड़ी का उत्पादन है उसमें गिरावट आ गई, ये इसकी वर्ब है। कितनी? 12.6% तक। वेयरिंग अपैरल, अपैरल क्या होता है? कपड़े। वेयरिंग मतलब पहनने वाले, पहनने वाले कपड़े जो हैं उनकी यूनिट्स, यूनिट्स मतलब इकाइयाँ, जो इकाई जो फैक्ट्रीज पहनने के कपड़े बनाती है उसने स्लैश कर दिया। स्लैश का मतलब भी यही है, स्लैश का मतलब भी यही है, रिड्यूस करना, कट ऑफ करना। तो इसमें भी गिरावट आ गई। आउटपुट में कितनी? 22.3% तक। देखो सब में बाई लगा रखा है, यहाँ भी बाई है, यहाँ भी बाई है और इसमें भी बाई है। इन सभी का मतलब क्या है? तक। वाइल कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग फेल 29.6%, जबकि कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स की जो निर्माण क्षेत्र है ना उसमें भी गिरावट आई है। और कितनी गिरावट आई है? 29.6% की। फिर समझो, टेक्सटाइल फैक्ट्रीज की वर्ब पेयर्ड, वुड प्रोडक्ट्स की वर्ब फेल, वेयरिंग अपैरल यूनिट्स की वर्ब स्लैश्ड। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब हो गए। स्लैश का मतलब हमने देख लिया, पेयर का मतलब हमने देख लिया। बाई है वो तक के लिए आ रहा है, लेवल के लिए आ रहा है। एक काम की चीज़ है फॉल, एक होता है फॉल, एक होता है फेल। फॉल की सेकंड फॉर्म होती है फेल और थर्ड फॉर्म होती है फॉलन, और फेल की सेकंड फॉर्म होती है फेलेड और थर्ड फॉर्म क्या होती है? फेलेड। ये है ट्रांजिटिव और ये क्या है? इंट्रांजिटिव। ठीक है, फॉल के बाद में तो ऑब्जेक्ट लगेगा नहीं और फेल के बाद में ऑब्जेक्ट लगेगा। अब क्या कह रहा है कि एज मैनी एज 7 सेक्टर्स, और 7 सेक्टर्स। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आना चाहिए कि क्यों नहीं हमने सीधा मैनी ये कर दिया, 7 सेक्टर्स, मैनी क्यों लगा दिया और एज मैनी एज क्यों लगा दिया? तो यहां समझने वाली बात क्या है कि भाई एज और एज के बीच में डिग्री आती है पॉजिटिव, तो मैनी जो आ रही है वो डिग्री कैसी है? पॉजिटिव है। मैनी की डिग्री कंपैरेटिव होती है मोर और सुपरलेटिव होती है मोस्ट। मैनी का प्रयोग हम काउंटेबल के लिए करते हैं, चूंकि आप सेक्टर्स को काउंट कर सकते हो तो मैनी ही लगेगा, मस्त तो लगेगा नहीं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ एज मैनी एज क्यों लगाया? जब आप इम्फेसाइज करना चाहते हो, जब आप स्ट्रेस डालना चाहते हो कोई बात पर, जब आप आश्चर्यजनक रूप से कोई संख्या बताना चाहते हो, तो लेखक के मन में ये था कि ये 7 क्षेत्र बताए हैं, ज़्यादा ही हैं 7 क्षेत्र, तो इसलिए इसने क्या किया कि एज मैनी एज का यूज़ किया। तो 7 सेक्टर्स जो हैं उसने क्लॉक किया। क्लॉक क्या होता है? रजिस्टर, लिखो। तो 7 सेक्टर्स ने क्या किया? क्लॉक किया आउटपुट डिक्लाइंस को। मतलब 7 सेक्टर में देखने को मिला कि प्रोडक्शन में गिरावट आई है ओवर द फर्स्ट 10 मंथ्स। और ये कब की बात है? ये पहले 10 महीनों की बात है। ओवर का मतलब यहां पे है ड्यूरिंग। ये ट्रेंड कब देखने को मिला? ये 2022-23 का जो ये वर्ष चल रहा था उसके शुरुआती 10 महीनों में देखने को मिला। इसमें शामिल है
इसमें शामिल है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। इक्विपमेंट का प्लूरल नहीं बनता है, ध्यान रखना है आपको। मतलब इनमें ये कह रहा है कि 7 सेक्टर्स जो हैं, कौन कौन से 7 सेक्टर हैं? तो एक तो ये बिजली का सामान वगैरह बनाते हैं, ये एक कंप्यूटर है, एक फार्मा है मतलब दवाई वगैरह, एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव टेक्सटाइल्स, टेक्सटाइल का मतलब वस्त्र होता है, अपैरल का भी वस्त्र होता है, लेदर चमड़े को बोलते हैं। एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव इसलिए बोला कि रोजगार ज़्यादा मिलते हैं इस क्षेत्र में, तो इन सब के अंदर गिरावट आई है, ये शामिल है। इंक्लूडिंग जो है ना, ये यहाँ प्रेपोजिशन है, इंक्लूडिंग भी प्रेपोजिशन होता है और एक्सक्लूडिंग भी प्रेपोजिशन होता है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीकेनिंग ग्लोबल डिमांड इज श्योरली हर्टिंग फैक्ट्री ऑर्डर बुक्स। वीकेनिंग का मतलब है कमजोर होती हुई, ग्लोबल डिमांड का मतलब हो गया वैश्विक मांग। तो कौन सी वैश्विक मांग? जो कमजोर होती हुई है। अब ये जो आईएनजी फॉर्म है ना, कई बार तो वर्ब बन जाती है, कई बार यही आईएनजी फॉर्म नाउन का काम करती है, और कई बार यही आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का काम करती है। यहाँ फिलहाल एडजेक्टिव है, डिमांड तो यहाँ पे है नाउन, ग्लोबल है वो एडजेक्टिव है, और ये भी एक एडजेक्टिव है, और ये पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जब आईएनजी फॉर्म में कोई लगता है एडजेक्टिव तो उसको क्या नाम देते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो कमजोर होती हुई वैश्विक मांग जो है वो निश्चित रूप से हर्ट कर रही है फैक्ट्री ऑर्डर बुक्स को। मतलब कारखानों में प्रोडक्शन जब होता है तो डिमांड के आधार पे होता है, तो यहाँ पे ऑर्डर बुक के अंदर जो ऑर्डर आने चाहिए थे कि हाँ भी इतना प्रोडक्शन आप कर दो, वो हुआ नहीं इस बार, क्योंकि वैश्विक मांग कम बनी हुई है, कमजोर बनी हुई है। और दूसरा क्या है? दूसरा काम इसमें यह हुआ कि इंक्रीजली हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी आउटलुक। मॉनेटरी मतलब मौद्रिक, पॉलिसी मतलब नीति, आउटलुक का मतलब दृष्टिकोण, नजरिया। हॉकिश लगाया है, हॉकिश का मतलब होता है अग्रेसिव। क्या मतलब होता है? अग्रेसिव। और दूसरा कह रहा है कि साहब एक फैक्टर ये भी है कि बहुत आक्रामक मौद्रिक नीति देखने को मिली है इन क्रिटिकल मार्केट्स। क्रिटिकल मार्केट्स का मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मार्केट है, क्रिटिकल का पेचीदा भी होता है, इंपॉर्टेंट भी होता है। किसके लिए? भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए। और मार्केट कौन से हैं? जैसे कि यूएस मान लो, है ना। उदाहरण देने के लिए हम क्या लगाते हैं? सच एज का प्रयोग करते हैं, डू नॉट ऑगर वेल। ये सब चीजें हैं ना, ये अच्छा संकेत नहीं है। तो यहां ऑगर का मतलब आप नोट करेंगे, ऑगर का मतलब होता है बोर्ड, या कहेंगे पोर्टेंट, या कहेंगे पॉइंट टू, संकेत देना कह सकते हो, है ना, पूर्व संकेत देना कह सकते। तो यहां तक की बात समझिए फिर से। ये डिमांड की वर्ब इज है कि कमजोर होती हुई वैश्विक डिमांड तो निश्चित रूप से फैक्ट्री के ऑर्डर बुक्स को प्रभावित कर ही रही है, हर्ट कर रही है, मतलब नेगेटिव रूप प्रभावित कर रही है। और दूसरा क्या है? बहुत ज्यादा मॉनेटरी पॉलिसी का जो एक आउटलुक रहा, अग्रेसिव रहा। क्रिटिकल मार्केट्स जो हैं, इंडियन एक्सपोर्टर जैसे कि यूएस है ना, ये बहुत अच्छा मार्केट है भारत के लिए। तो ये जो चीजें हैं ना, अच्छा संकेत नहीं है। अब एक बात समझा दूं मैं आपको, इसकी वर्ब तो ये लग गई इज, लेकिन ये जो आउटलुक है ना, इसकी वर्ब है ये। तो फिर ये डू नहीं होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए? डज। ठीक है, ये इसकी वर्ब है, तो डू के स्थान पे क्या आना चाहिए? डज, क्योंकि आउटलुक सिंगुलर है। आगे देखो, ऑन फ्राइडे। जब हम ऑन का प्रयोग करते हैं तो देखिए ऑन डेज और डेट के नाम से पहले लगता है, या तो दिनों के नाम से पहले लग जाएगा, या फिर लगता है डेट से पहले। तो ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को। जब आईआईपी नंबर्स का मतलब है जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, उसके जो आंकड़े हैं वह रिलीज्ड, जब ये जारी किए गए आंकड़े, तो शुक्रवार को आंकड़े जारी हुए, उस समय ग्लोबल ऑयल प्राइसेज जो है, वैश्विक तेल की कीमतें, विश्व में, पूरे विश्व में तेल की कीमतें, उसमें गिरावट आई। कितनी? 1.3% और गिरावट। अनदर लगाया मतलब पहले भी गिरावट आ रही थी और गिरावट आ गई। और मार्केट्स जो हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं, मार्केट में ये आशा लगा के बैठे हैं कि रेट हाइक्स बाय सेंट्रल बैंक्स, कि केंद्रीय बैंक्स जो हैं उनके द्वारा जो दरों में बढ़ोतरी है, विल हर्ट डिमांड। वो क्या करेंगे? वो डिमांड को प्रभावित करेंगे। एंड एक्सपोर्ट ऑर्डर्स, और किसको प्रभावित करेंगे? एक्सपोर्ट ऑर्डर्स को, मतलब एक्सपोर्ट ऑर्डर भी इतना मिलना नहीं है उनको। ठीक है, तो ये आपका सब्जेक्ट वर्ब दिख ही रहे हैं आपको। आईआईपी नंबर्स की वर्ब है वर, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस की वर्ब है फेल, मार्केट्स की वर्ब है एक्सपेक्ट, रेट हाइक्स की वर्ब है विल हर्ट। विल मॉडल है तो बेस फॉर्म लगी हुई है आगे। आगे कह रहा है ऑफ इक्वल कंसर्न। अब उतनी ही चिंता का एक और विषय है, वो क्या है? वो विषय रिजर्व बैंक के लिए है, और रिजर्व बैंक की भी ये जो कमिटी है, मौद्रिक पॉलिसी जो कमिटी है,
मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मेंबर्स हैं उनके लिए, व्हेन दे मीट इन अर्ली अप्रैल, कब की बात है, जब वो मिलेंगे अप्रैल के शुरुआत में, डे की वर्ब है वो मीट है, वुड बी, ये कंसर्न का विषय क्या होगा, ये होगा कि हाउ डोमेस्टिक डिमांड इज होल्डिंग अप, कि घरेलू डिमांड कैसे होल्ड अप करे। होल्ड अप करे का मतलब क्या है कि भाई हाउ डोमेस्टिक डिमांड इज होल्डिंग अप। होल्ड अप का एक तो डिले करना भी होता है, या एक चीज देखिए ऐसे है कि वुड बी हाउ डोमेस्टिक डिमांड इज होल्डिंग अप। यहां समझिए फिर से कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मेंबर्स हैं उनके लिए उतना ही एक मतलब समान रूप से एक चिंता का विषय बना हुआ है। कब, जब वो अप्रैल के अंदर उनकी मुलाकात होगी, मीटिंग ये करेंगे, वो क्या होगी, ये होगी कि कैसे डोमेस्टिक डिमांड जो है वो होल्ड अप करेगी, है ना, कैसे वो डिमांड जो है होल्ड अप करेगी, कैसे मतलब वो मजबूती प्राप्त करेगी, कैसे मतलब डिमांड जो है आप डिमांड को मार्केट्स में सृजित करोगे, मतलब कैसे डिमांड इमर्ज होगी, है ना, ये इसका मतलब। ऐसे होल्ड अप का डिले करना होता है। 2 MPC मेंबर्स आर ऑलरेडी फ्लैग्ड। फ्लैग का मतलब है मार्क करना या इंडिकेट करना, मतलब संकेत देना, चिन्हित करना। तो 2 मॉनेटरी पॉलिसी के मेंबर्स जो हैं उन्होंने पहले ही चिंताओं को उजागर किया था, चिंताओं को मार्क किया था। अबाउट इंटरेस्ट रेट्स, किस बारे में, इन्होंने कहा था कि जो ब्याज दरें जो हैं टर्निंग टू हाई, वो ब्याज दरें जो बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही हैं, फॉर कंफर्ट, इतनी ऊपर जा रही है कि राहत वाली बात ही नहीं है। एट इट्स फरवरी मीटिंग, कब, फरवरी में जो मीटिंग हुई थी MPC की, तब उस समय एक ने क्या कहा था, एक ने टर्म किया था, मेंबर्स जो थे ना उसमें एक मेंबर ने कहा था कि भारत की जो ग्रोथ है एज एक्सट्रीमली फ्रेजाइल, उसको उसने टर्म किया था कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा, फ्रेजाइल का मतलब बताया था कमज़ोर है। फिर समझो, 2 मेंबर थे, है ना, उन्होंने पहले ही चिंताओं को मार्क किया था, वो चिंतित थे, किसको लेकर, इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हो गई थी और इतनी ज़्यादा कि राहत मिल नहीं रही थी। फरवरी के मीटिंग में इन्होंने कहा था। उनमें से एक ने कहा था कि भारत की ग्रोथ जो है बहुत कमज़ोर है, समझ गए, टर्म के साथ में एज लगेगा, ये आपको ध्यान रखना है। आगे कह रहा है द सिग्नल्स फ्रॉम कंज्यूमर गुड्स प्रोडक्शन नंबर्स इन जनवरीज IIP आर नॉट टू एंथ्यूजिंग। एंथ्यूजिंग का मतलब क्या है, इसका मतलब है इंस्पायरिंग, प्रेरित करने वाली, या फिर कहेंगे मोटिवेटिंग, है ना, या स्टिम्युलेटिंग, मतलब प्रेरित करने वाली। तो कह रहा है जो संकेत हैं किससे, कंज्यूमर गुड्स प्रोडक्शन नंबर्स से, ये जो आंकड़े हैं ना प्रोडक्शन के, इनसे जो संकेत मिल रहा है, जनवरी के जो IIP देखा है इन्होंने, वो संकेत भी, ये इन संकेतों की वर्ब है आर, ये संकेत भी क्या नहीं है, एंथ्यूजिंग नहीं है, मतलब प्रेरित करने वाले नहीं हैं, मोटिवेट करने वाले नहीं हैं। आगे देखो, वाइल कंज्यूमर ड्यूरेबल्स आउटपुट श्रैंक। अब कह रहा है, देखो वाइल है ना, वाइल क्या काम करता है, वाइल कंजंक्शन है, 2 क्लोजेस को जोड़ता है, विपरीत क्लोजेस को जोड़ता है। तो एक तरफ कह रहा है कि एक तरफ तो देखो, यद्यपि जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, ड्यूरेबल्स का मतलब है वो चीज़ें जो काफ़ी लंबे टाइम तक चलती हैं, जैसे गाड़ी खरीद ली किसी ने, अब ऐसा तो है नहीं कि गाड़ी खरीदते ही 1 महीने बाद में गाड़ी वो चेंज कर लेगा, आमतौर पर तो नहीं होता ना। AC खरीद ली किसी ने, है ना, तो ये कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं। तो ये क्या है कि वाइल कंज्यूमर ड्यूरेबल्स आउटपुट, जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स आउटपुट है, मतलब वो वस्तुएं जो कि बहुत लंबे समय तक चलने वाली वस्तुएं होती हैं, उनका जो आउटपुट है, उनका जो प्रोडक्शन है, उसमें गिरावट आई है। ये श्रैंक कहाँ से निकल कर आया, श्रिंक से। श्रिंक होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, श्रैंक होती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और श्रंक होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें गिरावट आई शार्पली, काफ़ी ज़्यादा, ईयर ऑन ईयर, साल दर साल गिरावट देखने को मिली है। सेकेंड सक्सेसिव मंथ, मतलब अगर आप सालों को कंपेयर करेंगे 2021 को 22 से, 22 को 23 से, तो फिर आपको समझ में आएगा कि लगातार 2 महीनों में गिरावट इसमें आई है। फिर भी अब ये नया क्लोज स्टार्ट हो गया। मैंने कहा ही था कि वाइल तो 2 ऐसे क्लोजेस को जोड़ता है जो विरोधाभासी हो, अब विपरीत बात मिलेगी। फिर भी लगभग 15% जो है वो कम था, किससे, कोविड के पहले वाले लेवल से। ठीक, मतलब कह रहा है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का जो प्रोडक्शन है उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। साल दर साल अगर आप देखते हो, लगातार दूसरे महीने ऐसा हुआ, सक्सेसिव मतलब कंसेक्यूटिव,
लिख लो चाहिए, सक्सेसिव जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है कंजकेटिव, लगातार। तो गिरावट आई इसमें लगातार दूसरे महीने, ये लगभग 15% कम था, बिलो लेवल के लिए कम होने के लिए आता है प्री कोविड लेवल से, मतलब कोविड से पहले जो उत्पादन हुआ करता था उससे 15% कम था ये, ठीक है, ये कह रहा है। आगे देखिए, नॉन ड्यूरेबल कंजम्पशन आइटम्स। नॉन ड्यूरेबल मतलब जो लंबे टाइम तक नहीं चलते हैं, खाने पीने की चीज़ें मान लो, कपड़े मान लीजिए, है ना, ये सब क्या है, नॉन ड्यूरेबल्स हैं। तो नॉन ड्यूरेबल कंजम्पशन आइटम्स जो है ना, उसमें बढ़ोतरी हुई है, ग्रो हुए हैं। ग्रो की सेकंड फॉर्म है ग्रू, ग्रो होती है फर्स्ट फॉर्म, ग्रू होती है सेकंड फॉर्म, और ग्रोन होगी थर्ड फॉर्म। इसमें बढ़ोतरी हुई है 6.2% की। द स्लोवेस्ट पेस इन 3 months, कह रहा है कि 3 महीनों में इतनी कम गति से बढ़ोतरी कभी नहीं देखी हमने। इसमें क्या हुआ, टोटल आउटपुट जो है इस साल वो अभी भी कम है 2021-22 के लेवल से अगर देखोगे तो, ठीक। एक के शेप्ड रिकवरी, ये कौन सी रिकवरी होती है के शेप्ड? देखो, जब आर्थिक मंदी आती है मार्केट में, तो आर्थिक मंदी के बाद में फिर देखो बूम भी आना स्वाभाविक है, जो गिरता है वो फिर उठता भी है। तो मार्केट जब गिरता है, जब इकोनॉमी जब गिर रही है, तो जब उभरेगी, जब ये बूस्ट करेगी, बूम करेगी, तो ऐसे कंडीशन में किसी क्षेत्र में तो ज़्यादा कुछ उछाल आ जाएगा, किसी में कम उछाल आएगा, है ना। के कैसे बनता है, के ऐसे ही तो बनता है ना। तो किसी में तो बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी है, किसी में कम बढ़ोतरी है। तो ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग देखने को मिलता है, सब जगह पे एक जैसा असर देखने को नहीं मिलता है, उसको बोलते हैं के शेप्ड रिकवरी, ठीक है। तो कह रहा है के शेप्ड रिकवरी जो है वो हो सकता है कि ऑफिशियली डिनाइड, मतलब ऑफिशियल तरीके से तो मना कर रखा है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन इंडस्ट्री जो है वो इजारा है इसकी, इंडस्ट्री की वह 0.2, पॉइंट के साथ 2 लगता है, 0.2 का मतलब इशारा करना है। इंडस्ट्री इशारा कर रही है कि स्लोअर रिबाउंड मिलेगा। रिबाउंड का मतलब है बाउंस बैक, बाउंस बैक का मतलब उछाल आना, कि गति धीमी होगी। कहां पे गति धीमी होगी? लोअर इनकम एंड रूरल सेगमेंट्स में, ग्रामीण क्षेत्रों में देख लो, या जहां पे आय कम है वहां पे थोड़ी गति धीमी रहेगी बाउंस बैक करने की। आगे कह रहा है ऑल इज स्टिल नॉट वेल। ऑल के साथ तो प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, लेकिन ऑल काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों में आता है। ये हालत की बात कर रहा है, ये कंडीशन की बात कर रहा है, इसलिए सिंगुलर आ रहा है। तो कह रहा है सब कुछ तो अभी भी ठीक नहीं है ना, सब कुछ तो हालात अभी भी ठीक नहीं है। अच्छा, मैंने स्टिल को भी यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है। स्टिल का मतलब होता है इवन नाउ, लिख लेना। स्टिल का मतलब क्या होता है? इवन नाउ, अभी भी, किसी भी कंडीशन के जारी रहने का संकेत करता है स्टिल, ठीक। तो ये था साहब आज के इस एडिटोरियल सेशन में। मुलाकात होगी अब कल एक नए सेशन के साथ, ठीक शाम 5 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।